मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि 1950 में एक काल्पनिक शहर होता है जिसका नाम विक्ट्री है। ये छोटा सा शहर चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। सैकड़ों लोग इस शहर में रहते हैं। इस शहर में रहने वाले सभी लोग बहुत ही अमीर हैं और वे एक आलीशान जिंदगी जी रहे होते हैं। उस शहर में रहने वाले सभी आदमी किसी तरह के एक रहस्यमय काम को कर रहे होते हैं। विक्ट्री शहर का हेडक्वार्टर्स रेगिस्तान के बीच में एक बड़े से पहाड़ के ऊपर होता है। हालांकि औरतों का रेगिस्तान में जाना मना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर रेगिस्तान में कोई औरत जाती है तो वो वहां से वापस कभी नहीं आती। औरतों को सिर्फ अपने घर में रहते हुए अपनी जिंदगी बितानी होती है और उन्हें कभी भी अपने पति से यह नहीं पूछना होता कि वो क्या काम करता है। उन्हें सिर्फ ये बताया गया होता है कि उनके पति किसी चीज की जांच करते हैं। सभी पति अपना सारा समय विक्ट्री शहर के हेडक्वार्टर्स में गुजारते हैं, जबकि उनकी पत्नियां सिर्फ आराम करती हैं और अपनी आलीशान जिंदगी जीती हैं। इस पूरी जगह की योजना बनाने वाला फ्रैंक नाम का एक आदमी होता है। सभी उसे एक हीरो मानते हैं। पूरे शहर में रोज फ्रैंक के भाषण स्पीकर्स पर चलाए जाते हैं, जिसमें वो उनसे कुछ बड़ा करने का वादा करता है। एक दिन पड़ोस के घर में पार्टी होती है। वहाँ मौजूद लोगों में एलिस और उसका पति जैक होते हैं। वो अपने पड़ोसियों के साथ होते हैं जो एक दूसरे से काफी लड़ रहे होते हैं। अब वहाँ पर सभी आदमी ये बात करते हैं कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि वो विक्ट्री योजना के हिस्सेदार हैं, जबकि सारी औरतें बात कर रही होती हैं और शराब पीने के लिए गेम खेलती है। अगली सुबह एलिस जैक के लिए नाश्ता बना रही होती है। वो नाश्ता खत्म करके घर पर जाने के लिए निकलता है और आश्चर्य की बात तो ये होती है कि सभी आदमी एक ही समय पर घर से काम करने के लिए निकलते हैं। सभी अपनी अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, जबकि उनकी पत्नी उनको बाइक कहती है। फिर उनकी पत्नी अपने रोज के काम जैसे घर को साफ करना और अपने पतियों के लिए अच्छा खाना बनाना इन सब में व्यस्त हो जाती है। कभी कभी वो समय बिताने के लिए सामाजिक घर में एक दूसरे से मिलती है या फिर वो बैले डांस सीखने के लिए शैली के पास जाती है। वो थोड़ी गुस्से वाली औरत होती है जो इस चीज का ध्यान रखती है कि औरतें उसके पति फ्रैंक के बनाए नियमों का पालन करें। यूटोपियन शहर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन यूटोपियन शहर में गड़बड़ी शुरू तब होती है जब फ्रैंक वहाँ कुछ नए लोगों को अपने शहर में रहने के लिए बुलाता है, जिनका नाम बिल और वायलेट होता है। हर कोई वहाँ मौजूद होता है और हमेशा की तरह सभी आदमी और औरत इस चीज को लेकर बोल रहे होते हैं कि फ्रैंक विक्ट्री शहर के साथ क्या कर रहा है। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, मार्गरेट नाम की एक औरत सबके सामने आ जाती है। वो थोड़ी परेशान और चिंतित लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो उनसे डरते हुए ये सवाल पूछती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सवाल सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी फ्रैंक से आज तक ये सवाल नहीं पूछा होता है। उन सब का ध्यान उस पर से हटाने के लिए फ्रैंक एक और भाषण देता है और वहाँ मौजूद लोग उसकी वाह वाह करने लगते हैं। फिर सभी मार्गरेट के बारे में भूल जाते हैं। फ्रैंक के भाषण के बाद एलिस अपने पति जैक को ढूंढने जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि मार्गरेट का पति उसे जबरदस्ती कोई दवा खिला रहा होता है जो उसे शहर के डॉक्टर कॉलिंस ने दी होती है। हालांकि सभी को पता होता है कि मार्गरेट बीमार है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी औरतें सामाजिक घर में इकट्ठा होती है और एक दूसरे से बात कर रही होती है। तभी मार्गरेट की बात एक बार फिर से छिड़ जाती है। उन सभी में से सबसे ज्यादा बोलने वाली बनी कहती है कि मार्गरेट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसने फ्रैंक के बनाए नियम का पालन नहीं किया कि कोई भी औरत रेगिस्तान में नहीं जाएगी। फिर दिखाते हैं कि मार्गरेट जब रेगिस्तान में होती है तो उसने अपना बच्चा खो दिया होता है और इसकी वजह से उसको एक गहरा सदमा लगता है और वो पागल सी हो जाती है। अब यहाँ एलिस जो ये बात सुन रही है वो थोड़ी परेशान दिखती है। उस रात एलिस को कुछ सपने आते हैं जिसमें वो कुछ बैले डांसर को ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देखती है। अगले दिन एक और अजीब चीज होती है। जब एलिस खाना बना रही होती है तभी वो देखती है कि सारे अंडे अंदर से खाली होते हैं। इसलिए जब जैक काम के लिए जाता है तब वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो एक लॉरी में बैठकर शहर में घूमने जाती है। सभी औरतें मॉल के पास उतर जाती है, लेकिन एलिस आगे जाने का फैसला करती है। हालांकि जब वो आखिरी लाइन तक पहुंचने वाली होती है तभी वो एक लाल हवाई जहाज को गिरते हुए देखती है। अब घबराई हुई एलिस लॉरी के ड्राइवर को जहाज की गिरने की जगह पर ले जाने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान सा हो जाता है और उससे कहता है कि उसे रेगिस्तान में जाना मना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवाई जहाज रेगिस्तान के बीच में जाकर ही गिरता है और औरतों को तो रेगिस्तान में जाना मना है। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद एलिस खुद वहां जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो वहां पर जाकर जो जहाज में लोग बच जाएंगे उनको बचाना चाहती है। फिर कुछ देर चलने के बाद वो आखिरकार रेगिस्तान में होती है जो बिल्कुल बंजर और खाली होता है। एलिस को हवाई जहाज या फिर उसके कोई टुकड़े नहीं मिलते, लेकिन उसे वहां पर एक बड़ा सा पहाड़ जरूर मिलता है जो उसे एक बिल्डिंग की ओर लेके जाता है। वो बिल्डिंग कुछ और नहीं बल्कि विक्ट्री शहर का हेडक्वार्टर्स होता है और वो वही जगह है जहाँ सभी औरतों के पति काम करने के लिए जाते हैं। फिर मदद के लिए एलिस अपना चेहरे को बिल्डिंग के शीशे पर रखती है और उसके बाद वो अपने घर में वापस पहुंच जाती है और एक सपने से उठती है जो उसको पहले भी दिखाई देते थे। एलिस इस घटना से बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन वो जैक से इस बात को छुपाने का फैसला करती है। फिर दुर्भाग्य से अगले कुछ दिनों तक उसके ये सपने और भी बुरे हो जाते हैं। ज्यादातर उसे बैले डांसर्स के सपने आते हैं और उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके घर की दीवारें उसे कुचल रही हैं।
लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। वो देखती है कि परेशान मार्गरेट कुछ ऐसा कर रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। एलिस भागकर उसको बचाने के लिए जाती है, लेकिन लाल कपड़े पहने कुछ आदमी वहां पर आ जाते हैं और उसको खींचकर वहां से दूर लेके जाते हैं। उस रात वो ये सब कुछ अपने पति को बताती है, लेकिन जैक उससे कहता है कि मार्गरेट जिंदा और ठीक है। उसने कभी भी खुदकुशी नहीं की और बल्कि वो सिर्फ बाथरूम में फंस गई थी। हालांकि एलिस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसको शांत करता है और उसे आराम करने को कहता है। दुर्भाग्य से एलिस के सपने और बुरे होते जा रहे होते हैं, इसीलिए शहर के डॉक्टर कॉलिंस एक दिन उसके घर पर आते हैं। वो उस पर कुछ टेस्ट करते हैं और उसको कुछ गोलियां खाने को देते हैं, ये कहते हुए कि वो सिर्फ थक चुकी है। हालांकि एलिस इस बात पर जोर देती है कि वो ठीक है और वो लगातार डॉक्टर से मार्गरेट के बारे में पूछती रहती है। जब वो थोड़ा बुरी तरीके से बात करने लगती है, तब डॉक्टर कॉलिंस उसको बताता है कि मार्गरेट ठीक है, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उसके पति को काम से निकाल दिया गया है और अब वो इस शहर से कहीं और ही चले गए हैं। अब ये बात सुनकर एलिस जैक की भलाई के लिए चुप रहती है। तभी उसे डॉक्टर कॉलिंस के सूटकेस में एक फाइल दिखाई देती है जिसके ऊपर मार्गरेट का नाम लिखा होता है, और जब डॉक्टर वहां से दूर होता है तो एलिस किसी तरह उस फाइल को चुरा लेती है और फिर डॉक्टर के जाने के बाद उसको पढ़ती है। अब वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस फाइल में बहुत सी बातों को छुपाने के लिए उन्हें काला कर दिया होता है। उसे उस फाइल में एक ही चीज मिलती है कि मार्गरेट की दिमागी हालत बिगड़ रही है। अगले दिन जैक उसके पास आता है और उसको एक ड्रेस देता है। वो उसे तुरंत पहनने के लिए कहता है क्योंकि शहर के मुखिया फ्रैंक ने उन्हें किसी खास मौके के लिए बुलाया होता है। लेकिन एलिस ठीक महसूस नहीं कर रही होती है, लेकिन अब क्योंकि कोई और चारा नहीं होता तो वो जाने के लिए मान जाती है। हालांकि वहां पहुंचने के बाद उसे फिर से चीजें दिखाई देने लगती है और वो दिमागी तौर से बुरी तरह से टूट जाती है। वो अपने पति से भीख मांगती है कि घर चले, लेकिन तभी फ्रैंक किसी बात की घोषणा करने के लिए उसके पति को स्टेज पर बुलाता है। अब एलिस घबराई में देख रही होती है कि क्या होने वाला है। फ्रैंक जैक की तारीफ करता है क्योंकि वो कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है और फ्रैंक उसकी प्रमोशन कर रहा होता है। वहां जमा सभी लोग ताले बजाने लगते हैं और खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन परेशान एली भागते हुए बाथरूम में जाती है जहां वो बुरी तरीके से रोने लगती है। स्टेज पर फ्रैंक जैक को डांस करने के लिए कहता है और एक कठपुतली की तरह वो उसकी हर बात मानने को तैयार होता है। अब ये साफ पता लग जाता है कि कैसे विक्ट्री शहर में सब कुछ फ्रैंक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो हर किसी को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है। इसी दौरान बनी एलिस के पास बाथरूम में जाती है, लेकिन उसकी मदद करने की जगह वो एलिस में थोड़ा दिमाग डालने की कोशिश करती है। वो एलिस से कहती है कि वो पागलों की तरह बिहेव न करे और आज अपने पति का हौसला बढ़ाए। अगले दिन जैक अपने प्रमोशन की वजह से घर पर एक पार्टी रखता है और वो एलिस को सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी भी देता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि वो आज बड़ी शांत लग रही होती है, जो एक दिन पहले बहुत ही परेशान और भटकी हुई थी। हालांकि ये सब उसके किसी प्लान का हिस्सा है। जल्द ही आस पड़ोस के सभी लोग फ्रैंक और उसकी पत्नी शैली के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद एलिस रसोई में होती है। फ्रैंक उसके पास जाता है और वो उसे इस बात के लिए सॉरी कहता है कि बनी ने उस पर यकीन नहीं किया। वो एलिस के दिमाग की तारीफ करता है और वो एलिस को चुनौती भी देता है कि वो इस जगह के बारे में और पता लगाए। ये सुनकर एलिस को यकीन हो जाता है कि वो पागल नहीं है और उसे जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ इस अजीब शहर से जुड़ा हुआ है। इसलिए रात के खाने के समय एलिस सभी के सामने अपनी बातें रखती है। वो सभी आदमियों के सामने कहती है कि शहर में कुछ बदलाव की जरूरत है और वो उनसे पूछती है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी औरत रेगिस्तान में नहीं जा सकती। जैक और बाकी सभी इस बात से मना कर देते हैं। इसके बाद एलिस उन सभी को बताती है कि उन सभी के बीच कुछ एक जैसी बातें हैं, जैसा कि उन सभी को पता ही नहीं है कि वो विक्ट्री शहर में आए कैसे, और उन सभी को कुछ भी नहीं पता कि इससे पहले वो कहाँ थे और उनकी जिंदगी कैसी थी। अजीब बात तो ये होती है कि वहाँ रहने वाले सभी लोग अलग अलग जगह से होते हैं। सभी कपल्स एक ही ट्रेन स्टेशन पर एक जैसे तरीके से मिले होते हैं और उन सभी का हनीमून भी एक ही जगह पर होता है। एलिस कहती है कि विक्ट्री शहर में मिलने वाला सारा खाना, सब्जियों से लेकर डिब्बे में बंद खाने पर फ्रैंक का नाम लिखा होता है, लेकिन इस सब के बाद भी किसी को यकीन नहीं होता कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। फिर सभी के वहां से जाने के बाद एलिस जैक की सारी इज्जत को खराब कर देती है। वो उसे एक बार फिर से कहती है कि विक्ट्री शहर में कुछ गड़बड़ी है और उन्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अब सभी के सामने शर्मिंदा होने के बाद जैक उसकी सारी बात मान जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे हमेशा प्यार करेगा। दुर्भाग्य से जैसे ही वो दोनों कार में बैठकर निकलने वाले होते हैं, जैक उससे माफी मांगने लगता है। वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। एलिस समझ जाती है कि उसने उसको धोखा दिया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, लाल कपड़े पहने हुए लोग वहां पर आ जाते हैं और एलिस को वहां से लेके जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि एलिस को शॉक थेरेपी दी जा रही है। अब तक ये नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इन झटकों की वजह से उसे ये याद आ जाता है कि वो असल में कौन है। ये दिखाते हैं कि एलिस और उसका पति जैक नए तरह के घर में रह रहे होते हैं। ये 21वीं सदी होती है, ना कि 1950। एलिस एक नर्स होती है जो देर रात तक हॉस्पिटल में काम करती है, क्योंकि जैक ने हाल ही में अपनी नौकरी गंवा दी होती है।
अब एक रात 30 घंटे की लंबी नौकरी के बाद, जिसमें उसने 3 अलग अलग ऑपरेशन किए होते हैं, वो अपने घर वापस आती है और उसको बहुत भूख भी लगती है। जैक उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होता है, लेकिन एलिस इस सब के लिए बहुत थक चुकी होती है। ये देखकर पता लगता है कि वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, क्योंकि एलिस बहुत देर तक काम करती है। इसलिए अकेला और बेरोजगार होने की वजह से जैक आंख बंद करके फ्रैंक नाम के एक आदमी की वीडियोस देखना शुरू कर देता है। फ्रैंक एक ऐसा आदमी होता है जिसने एक ऐसी खोज की होती है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी असली दुनिया से दूर एक ऐसी दुनिया में रह सकता है जो 1950 की नकल होती है। हर एक चीज इतनी असली होती है कि कोई भी उसमें फर्क नहीं बता सकता। एक रात जैक टूट जाता है और अपना काबू खो देता है। फिर वो फैसला करता है कि वो किसी भी तरह फ्रैंक तक पहुंच जाएगा। और एक दिन विक्ट्री योजना के बारे में उसको पता लगता है। वो तुरंत ही उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। यही नहीं, वो एलिस को जबरदस्ती इस योजना का हिस्सा बना देता है। कुछ सेकंड के लिए दिखाते हैं कि कैसे जबरदस्ती उसको इस योजना का हिस्सा बनाया जा रहा है और वो हमेशा के लिए वहीं रह जाती है। जल्दी जैक उसके बगल में होता है और वो खुद भी उस नकली दुनिया में चला जाता है। उसके बाद कुछ चीजें दिखाई जाती है जिससे उस नकली दुनिया के बारे में हमें और ज्यादा पता लगने लगता है। ये जो कुछ भी हुआ होता है उसमें एलिस की कोई भी मर्जी नहीं होती है। ये कुछ ऐसा होता है जो जैक ने अपने आप के लिए ही किया होता है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपनी पत्नी पर काबू कर सके। फिर नकली दुनिया के अंदर जैक उन दोनों की ब्रिटिश पहचान चुनता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता तो होता नहीं। अब विक्ट्री शहर की नागरिक बनने से पहले एलिस की सारी याददाश्त मिटा दी जाती है। विक्ट्री शहर में रहने वाले सभी आदमियों ने अपनी मर्जी से वहां का हिस्सा बनने का फैसला किया होता है, जबकि औरतों को जबरदस्ती उनकी मर्जी के बिना इस नकली दुनिया में लाया गया होता है। जितने भी बच्चे शहर में दिखते हैं वो एक तरह के एनसीपीज होते हैं। वो असली नहीं होते। वो उन माता पिता के लिए बनाए गए होते हैं जिनकी असली दुनिया में बच्चे नहीं होते। इस सब के बाद दिखाते हैं कि एलिस की उसकी वहां से भागने की याद को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है और वो अपने घर की सुखी जीवन में वापस आ जाती है। हालांकि इस बार इस नकली दुनिया और झूठ का जादू ज्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि जब जैक एक गाना गुनगुना रहा होता है तो उससे वो योजना दोबारा याद आ जाती है। वो उसका पसंदीदा गाना होता है जो उसकी असली दुनिया 21वीं सदी का होता है, जो वो काम के वक्त अक्सर गाया करती थी। अब एलिस की पुरानी यादें वापस आने लगती है और वो समझ जाती है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसमें उसके पति का ही हाथ है। अब ये बात पता चलने के बाद जैक आखिरकार मान जाता है कि उसने ही उसके साथ ये सब कुछ किया। वो कहता है कि उसने ये सब उन दोनों की खुशी के लिए किया है, क्योंकि 21वीं सदी में उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। जैक के पास कोई नौकरी नहीं थी और एलिस के पास उससे ठीक से बात करने के लिए टाइम भी नहीं था। इसलिए उसने मुश्किल फैसला लिया और उन्हें विक्ट्री योजना का हिस्सा बनना पड़ा, जहां उनकी एक बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत सारा पैसा, उनकी इज्जत भी है। जैक एलिस से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही आसान है, तुम्हें सिर्फ दोस्त बनाने होते हैं और आराम करना होता है, जबकि मुझे तो असली दुनिया में वापस जाकर पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं ताकि मैं इस नकली दुनिया में रह सकूं। यहाँ आखिरकार पता चल जाता है कि विक्ट्री शहर के सारे आदमी कहाँ जाते हैं। वो किसी भी चीज की खोज नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो विक्ट्री हेडक्वार्टर्स के पास जाकर उस नकली दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपनी असली दुनिया में कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी पत्नियों को अच्छी जिंदगी जी सके। हालांकि ये सब सुनने के बाद एलिस अभी भी दुखी होती है कि उसके पति ने उसको धोखा क्यों दिया। इन सभी बातों की वजह से उन दोनों के बीच फिर से बहस छिड़ जाती है, जिसके आखिर में एलिस जैक के सर पर एक कांच का गिलास मारती है और वो मर जाता है। खून से भरे कपड़े पहने हुए एलिस घर से बाहर जाती है और सभी उसकी ओर घूर रहे होते हैं और वो उन सबको बताती है कि वो एक नकली दुनिया में है जिसे फ्रैंक ने बनाया है। सिर्फ बनी को छोड़कर वहां रहने वाले सभी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं और तब ये पता लगता है कि सभी औरतों में सिर्फ बनी को विक्ट्री शहर की सच्चाई के बारे में पता होता है। उसने अपनी मर्जी से यहाँ आने का फैसला किया होता है, क्योंकि असली दुनिया में उसके बच्चे मर गए होते हैं। बनी एलिस को वहां से भागने के लिए कहती है और कहती है कि इस दुनिया में जो मरता है वो असली दुनिया में भी मर जाता है। और अब जब लाल कपड़े पहने हुए लोग उसके लिए आ रहे होते हैं तो उसके पास थोड़ा ही वक्त होता है। ये बात सुनकर डरी हुई एलिस जल्दी से अपनी कार में बैठती है और विक्ट्री शहर के हेडक्वार्टर्स की ओर भागती है, क्योंकि यही एक इकलौती जगह है जहां से वो असली दुनिया में जा सकती है। रास्ते में उसे फ्रेंच हेंचमैन मिलता है। अब लाल कपड़े पहने हुए लोगों को काम दिया जाता है कि या तो वो एलिस को पकड़े या फिर उसे जान से ही मार दे। बस उन्हें किसी भी तरह उसके असली शहर में जाने से रोकना होगा। ऐसा कदम इसलिए उठाया जाता है क्योंकि एलिस कभी भी अपनी मर्जी से इस योजना का हिस्सा नहीं बनी होती है, और अगर वो यहाँ से बाहर चले जाती है और उसने इस बात की कंप्लेंट पुलिस में कर दी तो फ्रैंक का साम्राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। फिर किसी तरह वो उनसे बचती बचती पहाड़ तक पहुंची जाती है। हालांकि बीच रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए उसे चलते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और लाल कपड़े पहने हुए लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। फ्रैंक कॉल पर सारी जानकारी ले रहा होता है। तभी उसकी पत्नी शेरी वहां पर आती है और उसकी छाती में चाकू मार देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। वहां से जाने से पहले वो उससे कहती है कि इस बार उसकी बारी है। इसी दौरान एलिस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है।
लेकिन जब वो हेडक्वार्टर्स की खिड़की के पास पहुंचने वाली होती है, उसे एक बात याद आती है जिसमें वो उससे कह रहा होता है कि वो विक्ट्री शहर में उसके साथ ही रहे। हालांकि अब वो किसी के बस में नहीं होती और अपनी मर्जी से फैसला कर सकती है, इसलिए एलिस उसको अनदेखा करती है और हेडक्वार्टर्स की खिड़की को छू लेती है। कुछ ही सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है और दोस्तों मूवी के खत्म होने से पहले दिखाते हैं कि एलिस असली दुनिया में वापस आ जाती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।